तो पिछली वीडियो में अपन ने यूरोप चालू कर दिया था, जिसमें अपन ने यूरोप के देशों को देख लिया है, उनकी राजधानी को देख लिया है और कोस्टल रीजन को देख लिया था, तटीय क्षेत्र को देख लिया था। उसके बाद अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जहाँ पर इस भाग में यूरोप एशिया से अलग होता है वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र अवस्थित है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो अवस्थित है वो एजियन सागर अवस्थित है, और ये जो सागर अवस्थित है वो ब्लैक सी उसको कहते हैं, काला सागर। इसके बीच में कुछ क्षेत्र है जहाँ से संभावना रहती है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके क्रम को लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बने भी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक स्ट्रेट है, और ये जो बड़ा सा जल क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। और ये जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। और ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में एक ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, बोस्पोरस स्ट्रेट। इसके बाद ये ब्लैक सी है, और ये जो सागर है इस सागर को कहते हैं अजोब सागर, अजोब सी। अजोब सी और ब्लैक सी के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पतला सा जल संधि है, वो वाटर स्ट्रेट है, जिसको बोलते हैं इस कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो अपना जो यूरोप का तटीय क्षेत्र था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन डिस्कस करेंगे यूरोप के भौतिक भूगोल को, कि कहाँ पर कौन सा पर्वत अवस्थित है, कौन सी नदी है, कौन सा पठार है। तो पिछली वीडियो में अपन ने ये डिस्कस कर ही लिया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन। यहाँ पर एक मैदान है जिसको कहते हैं नॉरलैंड। स्कैंडिनेवियन माउंटेन के ऊपर ये एक अलग सा पर्वतीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं कजलन माउंटेन। ये जो आप देख रहे हैं एक पेनिसुला, इसको कहते हैं कोला पेनिसुला। कोला पेनिसुला पर मेनली रशिया का अधिकार है। यहाँ पर एक मैदान आप देख सकते हैं जिसको कहते हैं लापलैंड। तो बेसिकली ये यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र है जिसपे इस प्रकार के भू सतह है। इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो नॉर्वे है, ये जो नॉर्वे देश है, यहाँ पर कोल और आयल के सब बहुत ही कम रिजर्व है, ना के बराबर है, जिसके वजह से यहाँ जो ऊर्जा पर जो निर्भरता है वो हाइड्रो जल विद्युत ऊर्जा पर इनकी नॉर्वे में निर्भरता है। और विश्व में नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर पर कैपिटा जो इनका जल विद्युत की उपलब्धता है, वो प्रति व्यक्ति जो जल विद्युत की उपलब्धता है वो सब सर्वाधिक है नॉर्वे में। क्योंकि नॉर्वे में जैसा कि मैंने कहा कि जल विद्युत ऊर्जा पर ही इनकी मुख्य रूप से निर्भरता है। इसके बाद अपन ने बात किया था फिनलैंड की। तो फिनलैंड को बेसिकली लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स बोला जाता है, क्योंकि फिनलैंड पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ वन और झीलों को पाया जाता है। नॉर्डिक कंट्री के जो और है
उनके बारे में अपन चर्चा कर ही लिए थे पिछली वीडियो में कि वो कौन कौन सी कंट्री हैं, उनके कौन कौन सी और खास बातें हैं, तो इस पर अपन अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद आप ये देखिए, पोलैंड में एक नदी है जिसको कहते हैं वेस्तुला। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है वो दो माउंटेन सिस्टम है, एक यहाँ पर माउंटेन सिस्टम है और एक यहाँ पर माउंटेन सिस्टम। ये दोनों माउंटेन सिस्टम महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं कार्पेथियन माउंटेन और इसको कहते हैं तात्रा माउंटेन। बेसिकली कार्पेथियन माउंटेन के उत्तरी छोर से एक नदी जो निकलती है उसको कहते हैं वेस्तुला। इसी को रिवर को कहते हैं वेस्तुला। वेस्तुला जो नदी है, इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोयले के भंडार के कारण ही पोलैंड के इस क्षेत्र में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। और यहाँ पर पोलैंड में आप एक जगह देख रहे होंगे, क्राकोव शहर, जो पोलैंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। इसी क्राकोव शहर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उसकी वजह अपन ने बता ही दी कि ये जो बेसिन है वो कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो पोलैंड की राजधानी वार्सा है, ये भी वेस्तुला रिवर के किनारे ही अवस्थित है। और वेस्तुला मुख्य रूप से ये औद्योगिक शहर ये भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। मतलब कपड़ा उद्योग का सबसे पहले यहाँ पर विकास हुआ था। लेकिन कपड़ा उद्योग के साथ ही अन्य जो उद्योग है उनका भी विकास हो जाने के कारण जो कपड़ा उद्योग था उसका स्थानांतरण लॉर्ड्स में हो गया। यहाँ पर आप एक शहर देख रहे होंगे, लॉर्ड्स। यहीं पर कपड़ा उद्योगों का अब मुख्य रूप से संकेंद्रण है और मुख्य रूप से संकेंद्रण के कारण जो इस शहर का नाम है उसको मैनचेस्टर ऑफ पोलैंड भी कहते हैं। मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। मैनचेस्टर बेसिकली आप देखेंगे जब अपन यूके को डिस्कस करेंगे तो यूके में एक जगह है मैनचेस्टर और यहाँ पर कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसी के पद चिन्हों पर विश्व में और भी ऐसे जगह हैं जो जहाँ पर कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक विकास होता है, वो उस जगह को मैनचेस्टर कह देते हैं। तो याद रखिएगा, लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद ये जो वेस्तुला नदी थी वो कार्पेथियन माउंटेन से निकलने के बाद नॉर्थ बाल्टिक सागर जो है वहां पर जाकर ये मिल जाती है। उसके ठीक बगल में आप ओदर नदी को देखेंगे। ओदर नदी बेसिकली तात्रा माउंटेन से निकलती है, यहाँ से निकलती है और ये जाके जो बाल्टिक सागर है यहीं पर मिल जाती है। ओदर नदी की खास बात यह है कि ओदर नदी भी पोलैंड की महत्वपूर्ण नदी है और ये जर्मनी और पोलैंड के बीच भौतिक सीमा का निर्माण करती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ओदर और वेस्तुला जो नदी है उसका संबंध पोलैंड से है। ओदर के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नदी है जिसका नाम है एल्बे। एल्बे जो नदी है वो बेसिकली यहाँ पर एक हाईलैंड है जिसको कहते हैं बोहमेर। तो यहीं से एल्ब नदी निकलती है
और जाके ये नॉर्थ सी पर मिल जाती है। तो बोहमेर से निकलती है, इसके बाद इसकी जो सहायक नदी है उसके किनारे बर्लिन शहर अवस्थित है, जो जर्मनी की राजधानी भी है। जर्मनी में जहाँ एल्ब नदी जाके उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी से मिलती है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको एक हैम्बर्ग शहर दिखेगा। हैम्बर्ग शहर बेसिकली नॉर्थ सी में अवस्थित एक शहर है, जो डेल्टाई शहर है जर्मनी का। और हैम्बर्ग में शिपयार्ड इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जलयान उद्योगों का। इसके बाद आप जर्मनी और डेनमार्क की सीमा पर एक देखेंगे कि एक कील शहर अवस्थित है, और वहीं पर देखेंगे कि एक कील कैनाल है। यहाँ पर कील नहर अवस्थित है। कील नहर जो है वो बेसिकली मानव निर्मित नहर है, और मानव निर्मित नहर यहाँ पर बना देने के बाद जो बाल्टिक सागर से जो उत्तरी सागर के बीच की दूरी है वो कम हो गई है। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए कि जो कील कैनाल के आसपास का क्षेत्र है वो डेयरी उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ डेयरी उद्योगों का और यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो उम्मीद है कि कील कैनाल और हैम्बर्ग के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अपन और भी पूर्व की दिशा की ओर पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप एक और नदी देख रहे होंगे जिसका नाम है वेजर। यहाँ पर एक देखेंगे तो आपको एक माउंटेन दिखेगा जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट के उत्तरी छोर से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं वेजर। वेजर नदी भी जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है, और बेजर नदी भी जाके नॉर्थ यानी उत्तरी सागर से जाके मिल जाती है। और इस नदी के किनारे पर एक ब्रेमेन शहर अवस्थित है। ब्रेमेन शहर जर्मनी का पेपर उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शहर है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं राइन रिवर की। तो राइन रिवर को समझने के लिए उसके आसपास का क्षेत्र को बृहद तौर पर हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर एक माउंटेन सिस्टम है जिसको कहा जाता है अल्प्स माउंटेन। अल्प्स माउंटेन के इस किनारे पर एक चोटी है जिसको माउंट ब्लैंक कहा जाता है। माउंट ब्लैंक जो है वो अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अल्प्स पर्वत का जो मुख्य रूप से विस्तार है वो स्विट्जरलैंड पर है, लेकिन स्विट्जरलैंड के साथ साथ ये और भी देशों में फैला हुआ है, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देशों में। इसके बाद आप ये देखिए कि जो अल्प्स पर्वत है वहां से एक नदी निकल रही है जिसको कहते हैं राइन रिवर। इसको कहते हैं राइन रिवर। इस जर्मनी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये रिफ्ट वैली पर प्रवाहित होती है।
अब रिफ्ट वैली पर अगर प्रवाहित होती है तो रिफ्ट वैली से संबंधित कॉन्सेप्ट को हम लोग जब दक्षिण अमेरिका कर रहे थे तब चर्चा कर किए थे मैगडालेन रिवर पर कि रिफ्ट वैली क्या होती है, कैसे बनती है, रिफ्ट वैली के अगल बगल कौन से पर्वत होते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका वाले वीडियो को जाके, जहाँ पे मैंने मैगडालेन रिवर के बारे में बताया है, वहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो ब्लैक माउंटेन है, इसको कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट और इसको कहते हैं वॉसज माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो बेसिकली जर्मनी पर अवस्थित है और जो वॉसज माउंटेन है वो बेसिकली फ्रांस पर अवस्थित है। और इन्हीं दो माउंटेन के बीच में जो रिफ्ट वैली है वो है राइन नदी की रिफ्ट वैली, जो ये है। राइन नदी के बेसिन क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास हुआ है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास हुआ है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है, केमिकल इंडस्ट्रीज का, रसायन उद्योगों का विकास हुआ है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सर्वाधिक विकास होने के पीछे वजह क्या है? तो जो राइन नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो कोयले के भंडार की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोयले की उपलब्धता के कारण ही यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि एक स्टटगार्ट शहर अवस्थित है, यहाँ पर स्टटगार्ट शहर अवस्थित है, यहाँ पर एसेंस है और यहाँ पे फ्रैंकफर्ट है। जो फ्रैंकफर्ट है वो बेसिकली नदी जो है उस पर अवस्थित एक कह सकते हैं कि बंदरगाह है और ये सबसे बिजी नदी पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टटगार्ड अवस्थित है, ये देखिए यहाँ पे स्टटगार्ड अवस्थित है और स्टटगार्ड में बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि एसेन अवस्थित है राइन नदी के किनारे। एसेन पर मुख्य रूप से रसायन उद्योगों का विकास हुआ है। तो राइन नदी बेसिकली अल्प्स पर्वत से निकलने के बाद ये नॉर्थ सी में जाके मिल जाती है और नॉर्थ सी में ये नीदरलैंड में एक रोटरडम शहर है जो इसी के डेल्टाई क्षेत्र पर अवस्थित है। तो रोटरडम जो बेसिकली यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है और विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। पहला जो है वो चीन का शंघाई है, जब अपन एशिया में चीन डिस्कस करेंगे तो वो आएगा वहाँ पे। दूसरी चीज आप ये देखिए कि एम्स्टर्डम एक यहाँ पे शहर है जो नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम में बेसिकली उच्च स्तर के जो हीरे की जो कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है उससे संबंधित एम्स्टर्डम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद आप यहाँ पे बेल्जियम में देखेंगे कि एक अन्य नदी है, बेल्जियम में ही एक अन्य नदी है जिसका नाम है सेडल्ट। सेडल्ट जो है वो बेल्जियम की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये जहां पर जाके नॉर्थ सी में मिलती है उस जगह को कहते हैं एंटवर्प। एंटवर्प बेसिकली जिस प्रकार से वर्तमान समय में एम्स्टर्डम विश्व में उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से एंटवर्प जो था वो एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन टाइम में ये बहुत ही फेमस था हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए।
और यहाँ पर डागर बैंक है जो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था पिछली वीडियो में, तो उसको डिस्कस अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शीन नदी है। शीन नदी बेसिकली यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था कि एक वोसज माउंटेन है, वोसज माउंटेन, वोसज माउंटेन से बेसिकली ये शीन नदी निकलती है और इसी नदी के किनारे पर पेरिस शहर फ्रांस का अवस्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। और टॉयलेटरीज और कॉस्मेटिक के दृष्टिकोण से पेरिस विश्व का सबसे प्रसिद्ध शहर है। और शीन नदी जहाँ पर जाके इंग्लिश चैनल पर मिलती है, वहाँ पर एक क्षेत्र, वहाँ पे एक शहर अवस्थित है जिसको कहते हैं ला हार्वे। ला हार्वे बेसिकली फ्रांस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।